सर आपने अभी एजुकेशन की बात करी, तो वहाँ पर आप पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए? उन्हें ये लग रहा है कि ये मेरा जो बच्चा है 10 साल 12 साल का जो मेरा बेटा है, अगर हम इसको दिल्ली भेज देंगे, गुजरात भेज देंगे, किसी होटल में ये काम करेगा और ये मेरे लिए 4,000 5,000 रुपये महीने का भेजेगा, उससे मेरा घर चलेगा। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, इन जगहों में जाकर किसी भी होटल में आप चले जाएं, वहाँ पर 10 से 12 साल का बच्चा आपको सीमांचल का मिलेगा और उसका काम क्या है? बर्तन धुलना है। वहाँ के बच्चों को रखने की एक वजह ये भी है कि जो छोटा बच्चा होता है, 10 साल 12 साल का जो लड़का होता है, जो होटल मालिक होते हैं, ये उससे ज़्यादा काम करवा लेते हैं, इनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है, उनकी मजबूरियों का एक तरीके से फ़ायदा उठाना। है। मैंने उनसे ये कहा कि अगर बाबू तुम पढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हारा पढ़ने का इंतज़ाम कर देंगे, तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। तो उनका जो जवाब था वो सुनिए, मेरे पढ़ने के लिए तो इंतज़ाम कर देंगे, लेकिन जो मैं 3 से 4,000 रुपये घर भेज रहा हूँ, जिससे मेरा घर चलता है, उसका इंतज़ाम कौन करेगा? उसकी एक बेटी है 16-17 साल की और एक बेटा है 12 साल। 17 साल की बेटी की शादी हो रही है। मैंने कहा आया क्यों नहीं हो? तो कहने लगा उसके पास पैसे नहीं थे, जो थोड़ा बहुत पैसा उसने कमाया था उन्होंने बहन की शादी के लिए घर भेज दिया। सिर्फ 1,000 रुपये की कमी की वजह से वो बच्चा अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हो सका। Bihar. When we heard this word, there is a preconceived notion or a particular image about few things. Majduri, migration, political headlines, civil servant. But Bihar is much more than that. बिहार की ज़मीन का इतिहास रिच है उसकी नॉलेज, पावर और लीडरशिप से, लेकिन उसका कठोर सच ये भी है कि आज भी बिहार बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल डोमिनेंस और माइग्रेशन और मजदूरी से गुजर रहा है। पर सवाल ये है कि सल्यूशन क्या है? आखिर किस तरीके से बिहार की कम्युनिटी एंड यूथ मिलकर एक नए बिहार की तस्वीर बनाएंगे? और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं मिस्टर एम गाजी जी, हु इज़ अ डेडिकेटेड यूथ लीडर, अ सोशल एक्टिविस्ट जो बैकवर्ड फैमिलीज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए ग्राउंड से काम कर रहे हैं। सो मिस्टर एम गाजी जी, आप बिहार सीमांचल से बिलोंग करते हैं। आप हमें बताइए वहाँ की हिस्ट्री और सोशल इकोनॉमी के बारे में थोड़ा। थैंक यू। देखिए, अगर कि हम सीमांचल के हिस्टोरिकल चैलेंजेस की बात करें, शुरुआत हम अगर यहाँ से करें तो हमें बात समझ में आएगी। अगर हिस्टोरिकल चैलेंजेस की बात करें तो ये जो कॉलोनियल नेग्लिजेंस का शिकार रहा है ये एरिया, जब ब्रिटिश रूल के दौर में इस इलाके को, वहाँ से ब्रिटिशर ने बहुत फ़ायदे उठाए, लेकिन उस इलाके में जो एजुकेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करना था उन्होंने उस पर काम नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो इलाका पिछड़ता चला गया। उसके बाद 1947 के बाद आज़ादी हुई। आज़ादी के बाद भी इस इलाके पर वो तवज्जो नहीं दी गई जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि एक इलाका जोग्राफिकल आइसोलेशन का भी शिकार है। ये जो सीमांचल का इलाका है, अगर आप इसको देखेंगे तो सीमांचल इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार और ये बॉर्डर एरिया है आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है। तो इसके वजह से जो भी हुकूमतें आईं उन्होंने इसको सिक्योरिटी जोन के तौर पर देखा, डेवलपमेंट जोन के तौर पर नहीं देखा। इसके नतीजे ये हुए कि आज तक ये इलाका, वहाँ पर जो काम होना चाहिए था, जब तक जाहिर सी बात है कि किसी भी इलाके या कम्युनिटी की डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती है जब तक वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ना हो, ठीक है, और जो लोग हैं वहाँ पर उसके रोज़गार के लिए वहाँ सुविधाएं ना हो। तो जाहिर सी बात है कि जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो लोग फिर मजबूर हुए, वहाँ से लोगों ने माइग्रेट किया। आज लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा, जहाँ भी आप देखेंगे आपको सीमांचल के लोग मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सीमांचल की जो बदहाली है वो आज से नहीं है, ये जब ब्रिटिशर्स थे उस वक्त से लेकर के अभी तक इस इलाके को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर अब सीमांचल के लोगों की कोर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हर जो स्टेट है वहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं, सीमांचल के भी लोग चाहते हैं कि उनके लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए अच्छे इंतज़ाम हों, उनकी नौकरी और जॉब्स के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाए जाएं और जो सड़क, पुल पुलिया, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें उनको सुविधाएं दी जाएं, तो तभी जाकर के वह इलाका डेवलप हो सकता है और यही वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन और उम्मीद है। आपने हमेशा से इतना समय बिहार सीमांचल में अपना व्यतीत किया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर ऐसी कौन से सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो अभी तक आपको देखने के लिए मिले हैं? देखिए, सबसे बड़े चैलेंज की बात करें हम, तो जो सीमांचल का इलाका है वो नदियों से घिरा हुआ इलाका है। अब कोसी हो गया, महानंदा हो गया और गंगा हो गया, इन नदियों के किनारे में ये इलाका बसा हुआ है और उसकी वजह से होता ये है कि हर साल फ्लड आता है
और बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही मचती है, लोगों के घर, खेती सब तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। और तो उसकी वजह से गुर्बत अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी और गुर्बत की वजह से लोग वहाँ पर तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हुकूमत को चाहिए, और जाहिर सी बात है कि ये प्रॉब्लम हुकूमत ही इसको दूर कर सकती है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर ध्यान दे। और जब तक फ्लड और डिज़ास्टर पे काम नहीं होगा तब तक वो इलाका तरक्की याफ्ता इलाका नहीं हो सकता। जैसे कि अभी हमें पता लगा है दैट यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट, आप यूथ पॉलिटिक्स में हैं, तो अगर आप सीमांचल को एम्पावरमेंट के चश्मे से देखना चाहेंगे तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ बदलाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, अगर कि हम सीमांचल के अंदर बदलाव की बात करें या देश के अंदर बदलाव की बात करें, तो 2-3 चीज़ें हैं। अगर उस पर ईमानदाराना तौर पर अगर उस पर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि तभी जाकर तरक्की आ सकती है। सबसे पहली तो चीज़ ये है जिस पर वर्क करने की ज़रूरत है, वो एजुकेशन है। दूसरा हेल्थ है। और तीसरी चीज़ है इंडस्ट्री पे काम हो, वहाँ के लोगों को वहीं पर जॉब मिले। ये 3 चीज़ों पर अगर ईमानदाराना तौर पर अगर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ तभी जाकर के इस इलाके की तरक्की हो पाएगी। हमेशा से अगर हमने जो सीमांचल है वो बिहार में पड़ता है, और अगर हम बात करें बिहार की तो वहाँ पर वो नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर रिसोर्सेज के लिए वो बहुत ज़्यादा रिच है। फिर भी सबसे ज़्यादा माइग्रेशन वहाँ से हो रहा है, बिहार से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो हमें किस जड़ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वहाँ पर एजुकेशन पर आपको काम करना होगा। तालीम नहीं होने की वजह से वहाँ गुर्बत है, और गुर्बत होने की वजह से लोग अपने रोज़ी रोटी के लिए, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है तो लोग बाहर जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अगर कि वहाँ माइग्रेशन को रोकना है तो हमें वहाँ एजुकेशन पे काम करना होगा। और जब एजुकेशन पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग पढ़ लिख लेंगे, तो फिर वो दूसरे चीज़ों में भी तरक्की कर जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वहाँ की वो एजुकेशन है। उस पर अगर हम काम करेंगे तभी जाकर माइग्रेशन रोक सकते हैं। और जब जाहिर सी बात है एजुकेटेड हो जाएंगे तो, और दूसरी चीज़ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ होनी चाहिए। तो सर, आपने अभी एजुकेशन की बात करी, तो वहाँ पर आप पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए? देखिए, आज असल में फिर वही मैं कहूँगा, तो गुर्बत की वजह से वो ये समझते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से क्या ही फ़ायदा है। वो जो लॉन्ग टर्म एजुकेशनल बेनिफिट्स है वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा सीरियसली है। नहीं लेते हैं। उन्हें ये लग रहा है कि ये मेरा जो बच्चा है 10 साल 12 साल का जो मेरा बेटा है, अगर हम इसको दिल्ली भेज देंगे, गुजरात भेज देंगे, किसी होटल में ये काम करेगा और ये मेरे लिए 4000 5000 रुपये महीने का भेजेगा, उससे मेरा घर चलेगा, पढ़ाने लिखाने से क्या होगा। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज आपको मतलब बड़ा अफसोस होगा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, इन जगहों में जाकर किसी भी होटल में आप चले जाएं, वहाँ पर 10 से 12 साल का बच्चा आपको सीमांचल का मिलेगा। और उसका काम क्या है? बर्तन धुलना है। वहाँ के बच्चों को रखने की एक वजह यह भी है कि जो छोटा बच्चा होता है, 10 साल 12 साल का जो लड़का होता है, इससे जो होटल मालिक होते हैं ये उससे ज़्यादा काम करवा लेते हैं, इनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है। उनकी तो मजबूरियों का एक तरीके से फ़ायदा उठाना उठाया जा होता रहा है, है। मजबूरियों का एक तरह से फ़ायदा उठाना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके नतीजे और ऐसे ऐसे इंसिडेंट हैं, अगर मैं आपको कहूँ तो आपको लगेगा, ताज्जुब होगा। सर, आप अपना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ जिसने आपको मोटिवेट किया यूथ पॉलिटिक्स में आने के लिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर या कहीं भी सारी चीज़ें पॉलिटिक्स से होकर गुजरती है, और पॉलिटिक्स में यूथ पॉलिटिक्स बहुत अहम है। आज नौजवानों के बगैर आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ भी काम करना हो आपको, चाहे एजुकेशन फील्ड में काम करना हो, हेल्थ सेक्टर में काम करना हो, या एम्प्लॉयमेंट में काम करना हो, ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स से होकर गुजरती है। तो पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज करके आप सोसाइटी का भला नहीं कर सकते हैं। तो मेरी सोच ये है कि नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब तक नौजवान नहीं आएंगे तब तक देश का भला नहीं होगा। यही सोच के साथ मैं भी पॉलिटिक्स में आया हूँ। पर सर, आजकल यूथ का जो इन्वॉल्वमेंट है ना पॉलिटिक्स में, वो काफ़ी कम हो चुका है। ऐसा क्या है? इसके मेन रीजंस क्या हैं? आपको क्या नहीं, लगता है? देखिए, ये आप कह सकते हैं, लेकिन देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ा भी है। जो रिसेंटली कुछ अभी जो कुछ देशों में जो घटना घटी है, आप अगर उनको नेपाल देखें, में। आप नेपाल में देख लीजिए, जो जेन जेड है, जो 18 से 28 साल के एज के जो यूथ हैं, वो अब पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएं, हमारी जो सोच है वो लीडर सुने और उस पर काम करें। तो आज की जो यूथ है वो चाह रही है कि ईमानदाराना तौर पर पॉलिटिक्स की जाए, डेवलपमेंट पे बात हो, एजुकेशन पे बात हो, हेल्थ पर
बात हो तो यूथ तो अवेयर हो रही है। अब जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि यूथ को मौका क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह यह है कि अभी क्योंकि पॉलिटिक्स में अब पैसों का बड़ा खेल होने लगा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होंगी। यूथ अब बेदार हो रहा है, ठीक है, और यूथ की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, अब आगे का जो फ्यूचर होगा भारत का वो यूथ ही डिसाइड करेंगे। और सर अगर आप देखें, आप यूथ को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए? हम यूथ को ये कहना चाहेंगे, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जिनके पास एक विज़न है और जिनकी एक सोच है, वो चाहते हैं कि वो समाज को कुछ दे, तो उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए और ईमानदाराना तौर पर उन्हें सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि यूथ आएंगे, क्योंकि यूथ के पास एक नई सोच है। वो काफ़ी एनर्जेटिक होकर काम कर सकते हैं और नए तरीके से सोच सकते हैं। अभी जो डिमांड है, जो ज़रूरत है, उस पर वो काम कर सकते हैं। तो यूथ को आना चाहिए और यूथ आ भी रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बड़े लोग हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, यूथ को मौका देना चाहिए। तो हमारे देश का जो भविष्य है वो एक और भी अच्छी दिशा में जा सकता है। बिल्कुल। और सर अभी आपने जैसे बात करी कि आप जब अलग अलग स्टेट्स में जाते तो आप देखते थे कि मेजॉरिटी जो है वो सीमांचल के छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। तो आपने चाइल्ड लेबर के ऊपर कभी कुछ सोचा? देखिए, चाइल्ड लेबर पे मैंने काम भी किया है। हाँ, मैं काम भी किया, अभी स्टिल आई एम वर्किंग। जब व्हेन आई वाज इन जामिया इन 2013-14 की बात है, तो जब मैं वहाँ दिल्ली आया था, नया नया था मैं दिल्ली में। अब उस वक्त ये हुआ कि आप किसी भी होटल में चले जाएं तो आपको वहाँ पर सीमांचल का लड़का मिलेगा, हमारे आसपास का बच्चा मिलेगा, और उस बच्चे की एज होती है 10 साल 12 साल। चाइल्ड लेबर चल रहा है। चाइल्ड लेबर, वो एज जिसमें बच्चे का पढ़ने लिखने का की ये उम्र होती है, उस एज में वो बच्चा अपने घर से दूर है, अपने माँ बाप से दूर है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर में 2 वक्त की जो रोटी है उसके लिए वो पैसा भेज सके। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसके लिए हमने काम करना शुरू किया और हमने उनके लिए ये किया कि अब हम उनको जॉब से छुड़ा कर काम तो नहीं करवा सकते थे। हमने ये किया कि मॉर्निंग और इवनिंग में इनको ट्यूशन दिया जाए। उस पर हमने वर्क किया और हमने ये कोशिश की कि इनमें से जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, मैंने उनसे ये कहा कि अगर बाबू तुम पढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हारा पढ़ने का इंतज़ाम कर देंगे, तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। तो उनका जो जवाब था वो सुनिए कि आप मेरे पढ़ने के लिए तो इंतज़ाम कर देंगे, लेकिन जो मैं 3 से 4 हज़ार रुपये घर भेज रहा हूँ, जिससे मेरा घर चलता है, उसका इंतज़ाम कौन करेगा? और उसकी अभी आप देख ले, होटलों में जो बच्चा काम करते हैं ना, उनका फ्यूचर बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उसे कोई हुनर तो सिखाया नहीं जाता। वो करते हैं क्या, बर्तन धुलते हैं, टेबल साफ़ करते हैं, और उनकी एज हो जाती है 20 साल 25 साल 30 साल, और उस वक्त तक उनके पास कोई हुनर नहीं होता है, कोई एजुकेशन नहीं। उस एज में अगर उसको होटल मालिक उसको निकाल देता है तो फिर दूसरी जगह वो जॉब ढूंढता है। फिर क्या जॉब ढूंढता है? फिर वही बर्तन धुलने का जॉब ढूंढ रहा है। तो हमने तो कोशिश की और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चों को हमने कहा कि अगर देखो तुमको काम ही करना है तो 2-4-6 महीना सिलाई का काम सीख लो, कि कल अगर यहाँ से निकल भी जाओ तो कहीं भी एक मशीन लगा करके तुम अपना घर चला सकते हो, खुद की शुरुआत कर सकते हैं। खुद की शुरुआत कर। उनमें से कई बच्चों ने किया भी और आज वो अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे हैं। तो ये काम करने की ज़रूरत है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि वहाँ गुर्बत इतनी है कि जो पेरेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म एजुकेशनल बेनिफिट्स के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये बच्चा हमारा जाएगा 10,000 15,000 रुपये, जो 10,000 तो सैलरी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं, कि ये 6,000 7,000 रुपये हमारा घर भेजेगा और उससे हमारा घर चलेगा। तो ये वहाँ की हालत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। सर जैसा आपने बताया कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट कर रहा है, लेकिन पर जो बिहार है वो मखानों के लिए इतना ज़्यादा रिच है, वहाँ की नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, लीडरशिप के लिए, या फिर अगर हम बात करें वहाँ पे फर्टिलाइजेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, तो भी क्यों सब लोग जॉब्स के लिए माइग्रेट कर रहे हैं? वाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप इन बिहार? देखिए, इसकी कई वजह हैं। एक, ये आपने सही कहा कि जो वहाँ की फर्टाइल लैंड है, वहाँ जो ज़मीन है बहुत ज़रख़ेज़ है, वहाँ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो फ्लड अफेक्टेड एरिया है। सीमांचल को अगर आप देखेंगे तो सीमांचल गंगा हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, इन नदियों के किनारों में इलाका बसा हुआ है। उसकी वजह से ये है कि हर साल बड़े पैमाने पर फ्लड आता है और जिससे बड़ी तबाही मचती है। उसके वजह से लोग वहाँ पर कोई
अपना बिजनेस या कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई एजुकेशन पे कुछ काम हुआ नहीं, जिसकी वजह से लोग अनपढ़ हैं, तो उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। अगर इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है सीमांचल के अंदर, तो सबसे पहले हमें वही है कि हमें एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस हमें वहाँ बनाने पड़ेंगे, और वहाँ हमें इंडस्ट्रीज़ लगाने पड़ेंगे। अब जैसे आपने मखाना का जिक्र किया, मखाना हो गया, मक्का हो गया, वहाँ पर बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है, लेकिन वहाँ के किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। वो बहुत सस्ते दामों में वो जो बिजनेसमैन हैं उनको बेच देते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे और वाकई ईमानदाराना तौर पर वो हुकूमत ये चाहती है कि सीमांचल तरक्की करे और वो एरिया डेवलप हो, तो वहाँ पर ये आपको ऐसे इनिशिएटिव्स लेना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि माइग्रेशन रुक सके और लोग अपने यहाँ पे पढ़ाई एजुकेशन को स्टार्ट कर सकें और अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सकें, पढ़ाई काम दोनों चीज़ें सीख सकें। जाहिर सी बात है, जैसे देखिए जब गुर्बत आती है, तो जब गुर्बत रहेगी तो आदमी तालीमी तौर पर कमज़ोर होगा। तालीमी तौर पर जब कमज़ोर होगा तो वो फिर फाइनेंशियली वीक होता है, तो तब जाके फिर वो माइग्रेट करने लगता है कि भाई हम देश के दूसरे हिस्सों में जाएं और वहाँ रोज़ी रोटी के लिए काम करें। सर, अगर हम बात करें तो वहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपको क्या लगता है एजुकेशन एज अ टूल वहाँ की कम्युनिटीज़ में कैसे काम कर सकता है? देखिए, एक तो कम्युनिटी के अंदर काफ़ी तब्दीली आई है, कम्युनिटी बेदार हुई है, लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ वही है कि फैसिलिटीज़ नहीं है। लोग पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं, और अगर है भी तो इतने दूर हैं, जहाँ पर अगर कि हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कोई भी पेरेंट्स हो वो ये चाहता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बड़ा रीज़न होता है। तो लोग पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस की कमी है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन रेशियो जो बॉयज़ और गर्ल्स में है वो काफ़ी कम और ज़्यादा है वहाँ पर। हाँ, बहुत कम है। तो इसके ऊपर आपकी कोई सोच या फिर कोई विचार है कि गर्ल्स एजुकेशन को कैसे अपलिफ्ट किया जाए? नहीं, देखिए, गर्ल्स की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्ल्स एक लड़की को तालीम याफ्ता बनाने से पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, पूरा ख़ानदान और पूरा नस्ल जो है उसका मुस्तकबिल रोशन होता है। लड़की अगर तालीम याफ्ता होती है तो समाज बेहतर होता है, सेहत अच्छी होती है। तो लड़कियों की तालीम पर तवज्जो बहुत ज़रूरी है, और आज अगर आप देखेंगे हर फील्ड के अंदर लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन हमारा जो इलाका है वहाँ अभी भी एक जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं आप, कि अभी भी एक सोच है कि लोग ये चाहते हैं कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं। तो उसकी कई वजह हो सकती है। एक तो वही है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के आसपास में कोई ये स्कूल कॉलेजेस हैं नहीं, और उनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना बेहतर नहीं है कि वो अपने बच्चियों को कहीं दूर रख कर के वहाँ पे पढ़ा सके। अगर इन चीज़ों पर फोकस किया जाए तो लड़कियां बहुत अच्छा कर सकती हैं। आज भी अगर कि उस एरिया में आप देखेंगे लड़कियां बहुत अच्छी, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, जिनके मौके मिल रहे हैं, वो लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। लोग तो लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन लड़का बेचारा पढ़ना नहीं चाहता। हाँ, लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि लड़कियों की एजुकेशन पे अच्छी तरीके से काम किया जाए, तो हम ये समझते हैं उस इलाके के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा ये। और सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि वहाँ की कम्युनिटीज़ में ऐसी कौन सी अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि लोग अपने राइट्स का सही इस्तेमाल कर सकें? देखिए, वो सारी चीज़ों की जो जड़ है ना, वो जड़ है एजुकेशन। अगर आपने एजुकेशन में कम्युनिटी को मजबूत कर दिया तो सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो हमें ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम एजुकेशन पर कैसे काम करें वहाँ पर, तो और उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो एजुकेशन की कमी है। अगर एजुकेशन पे हमने ईमानदाराना तौर पर काम कर लिया तो वो खुद जान जाएंगे कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसे लीडर्स चुनना चाहिए, ठीक है, हमें कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो खुद ब खुद कर लेंगे। सीमांचल की ऐसी कोई ख़ास स्टोरी या अपना एक्सपीरियंस आज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, सीमांचल की क्या, वो सीमांचल की यही एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो होटलों में काम करते हैं। मैं उससे जुड़ा हुआ एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा। मैं अभी रिसेंटली जो मेरे साथ एक घटना घटी है कि एक विडो है। जाहिर सी बात, विडो है तो उसके वो हस्बैंड नहीं है। उसकी एक बेटी है 16-17 साल की और एक बेटा है 12 साल का। 17 साल की बेटी की शादी हो रही है, बेटा छोटा 12 साल का अहमदाबाद में है। तो मुझसे लोगों ने कहा कि भाई एक गरीब परिवार है तो उनकी शादी हो रही, तो कुछ उनकी मदद के लिए या
आपको कुछ करना चाहिए। तो हम ऐसे मिलने के लिए गए और जो हुआ हमने उनसे मदद के तौर पर जो हुआ हमने किया। फिर हमने उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। लेडी ने कहा कि मेरी एक बेटी है जिसकी शादी हो रही है और एक बेटा है 12 साल का जो अहमदाबाद में है। तो मैंने कहा वो कहाँ है? तो कहने लगी वो अहमदाबाद में है। अब आप सोचिए, तो मैंने कहा आया क्यों नहीं वो? तो कहने लगा उसके पास पैसे नहीं थे, जो थोड़ा बहुत पैसा उसने कमाया था उन्होंने बहन की शादी के लिए घर भेज दिया। तो एक 12 साल का बच्चा, ज़ाहिर सी बात है, छोटा भाई है, बाप नहीं है, घर में एक माँ है, एक ही शादी होनी थी जो उसकी बहन की वो शादी हो गई। हर छोटा बच्चा ये सोचता है कि भाई मेरी बहन की शादी होगी तो जो उनकी उम्मीदें होती हैं कि भाई हम घर में रहेंगे, फैमिली जो रिश्तेदार लोग आएंगे जो कि उनके साथ एंजॉय करेंगे, छोटे बच्चे की जो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा अपना घर चलाने के लिए अहमदाबाद में है और उनके पास अहमदाबाद से अगर आने जाने का अगर क्या आप ख़र्चा देखेंगे, अगर लोकल ट्रेन पे भी आए तो 1000 रुपये का खर्चा है। सिर्फ 1000 रुपये की कमी की वजह से वो बच्चा अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हो सकता। तो कितने अफसोस की बात है। और वो भी 12 साल का बच्चा, एक विडो माँ है, बेवा औरत है। तो ऐसे बहुत सारी, कोई एक कहानी नहीं ये है, एक कहानी नहीं, इसके पीछे और भी कई बहुत सारी कहानियां कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत अफसोस वाली बात है। ये इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जब तक हम चाइल्ड लेबर को रोक नहीं लगाएंगे तब तक हमारा इलाका जो है वो डेवलप नहीं करेगा। तो सर आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी न्यू पॉलिसीज़ आनी चाहिए और कौन सी पुरानी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस होने चाहिए? ये पुरानी पॉलिसीज़, नई पॉलिसीज़ तो ये है कि नई पॉलिसीज़ सीमांचल के लिए बने, सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए बने। सीमांचल के लोगों के अंदर बहुत ताकत है, वो देश को कुछ देना चाह रहे हैं। यूथ के अंदर बहुत ताकत है। हाँ, बहुत यूथ के अंदर काफ़ी एनर्जी है। अगर वहाँ के यूथ का सही इस्तेमाल किया जाए, उनको एजुकेशन दे दी जाए, उन्हें टेक्नोलॉजी दे दी जाए, ठीक है, उन्हें सही डायरेक्शन और उनको गाइडेंस कर दिया जाए, तो वो यूथ बहुत ज़बरदस्त बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी हुकूमत है उस सीमांचल के इलाके को, सारी जितनी भी गवर्नमेंट आई, सब लोगों ने नज़रअंदाज किया, सब लोगों ने नज़रअंदाज किया। अगर चाहे आज़ादी से पहले देख लें या आज़ादी के बाद देख लें, अगर वहाँ के लिए कुछ किया होता, जितनी वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर वहाँ लोगों के अंदर जो कैपेसिटी है, अगर उसका सही इस्तेमाल हुकूमतें करती तो आज सीमांचल का ये हाल नहीं होता। तो मैं हुकूमत से अपील करना चाहूँगा कि सीमांचल में एजुकेशन, हेल्थ और इंडस्ट्री पे काम करे, और उसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जो कोशिश करनी होगी उस पर लगे हुए हैं। तो तब जाकर सीमांचल की तरक्की हो सकती है। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके लिए लीडरशिप का असली मतलब क्या है? दिस इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड टर्म अराउंड द पीपल। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट होल्डिंग पावर्स, इट्स अबाउट सर्विंग द कम्युनिटी। अगर आप समाज के अंदर जिन चीज़ों को देख रहे हैं, जिन चीज़ों की कमियां हैं, अगर उस पर आप काम कर रहे हैं तो यू आर अ सोशल लीडर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पॉलिटिक्स में जो यूथ आना चाह रहे हैं, उनका मकसद ये ना हो कि हम कोई पावर होल्ड करें, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि हम कम्युनिटी को क्या दे पा रहे हैं। कम्युनिटी के अंदर अगर कि एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में हम कैसे कोई तब्दीली ला सकते हैं, यहाँ हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्री नहीं है तो उस पर कैसे काम किया जाए। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी होगी। यूथ आवाज़ उठा भी रहे हैं। तो पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई पावर होल्ड करना, उसका मतलब ये होता है कि आप समाज और सोसाइटी को दे क्या रहे हैं। तो मैं जो यूथ पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं उसके लिए भी मेरा ये मैसेज है कि आप ये जहन में ये बिठा करके आएँ कि आप समाज को क्या देना चाह रहे हैं। सर यूथ पॉलिटिक्स में अगर आता है तो उसे कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, तो वो ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस ज़रूरी है उसके लिए? नहीं, आज के यूथ में काफ़ी कॉन्फिडेंस है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आपने देखा रिसेंटली अभी यूथ हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं और यूथ जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। कॉन्फिडेंस की मतलब कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर मौका दे दिया जाए तो वो यूथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज़ आज का जो यूथ है वो बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहा है। पहले लोग ये समझते थे कि पहले के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि भी यूथ जो है वो ये सोचते थे कि पॉलिटिक्स जो बूढ़ों का काम है, जो उम्र दराज लोगों का काम है, बड़े लोगों का काम है। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो ये सोच रही है कि भाई पॉलिटिक्स जो हम चाह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स वो करें, हमारी बात सुनी जाए, हमारी जो डिमांड है
उसको सुना जाए। तो पॉलिटिक्स में यूथ का बड़ा रोल है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट सर अभी आपने बताया कि पहले लोगों को लगता था या अभी भी कई जगह पे लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स बड़े लोगों का काम है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो असली जो ताकत है वो तो लोगों की है। तो ऐसी कौन सी सबसे पर्टिकुलर अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि वो अपना सही रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकें आज? देखिए, अगर कि रिप्रेजेंटेटिव सही चूज़ करने की बात है तो फिर वही आती है कि एजुकेशनली जब आदमी मजबूत हो जाता है तो फिर वो ये जान जाता है कि भी कैसे लोगों को चूज़ करना चाहिए, किन लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर एजुकेशनली आदमी बैकवर्ड होगा तो फिर वो अच्छे लीडर और अच्छे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ नहीं कर पा रहे। वो हो रहा है आजकल कि आप देखिए रूरल एरियाज़ में चले जाइए, इलेक्शन का जब वक्त आता है बहुत सारे झूठे वादे हर साल किए जाते हैं, कोई और ख्वाब दिखाता है, कोई और ख्वाब दिखाता है, ठीक है। तो जो जनता है, जो आवाम है, वो सही फैसला नहीं ले पाती है। वो एक ब्लाइंड ट्रस्ट भी कर लेती है कई ब्लाइंड बार। ट्रस्ट कर लेती है। वो ये फैसला नहीं कर पाती कि मेरे लिए बेहतर कौन है। कोई आके ख्वाब दिखा जाता है तो उनको लगता है हो सकता है ये शख्स आएगा तो शायद सारी चीज़ें रातों रात बदल जाएंगी। ये ऐसा होता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एजुकेशनली अगर हम उन्हें मजबूत कर दें तो फिर वो सारे डिसीज़न सही तौर पर लेना सीख जाएंगे कि किसको चूज़ करना चाहिए, किन के बातों में आना चाहिए, किन पर ट्रस्ट किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। फ्यूचर में आप सीमांचल को कहाँ इमेजिन करते हैं? मैं चाहता हूँ कि सीमांचल हर तरीके से तरक्की करे। हम लोग दिल्ली रहते हैं, मुंबई जाते हैं, देश के अलग अलग कोने में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग वहाँ कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, सुविधाएं क्या क्या है उनके पास। तो सीमांचल के अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए। ये सीमांचल के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई कि आप एक देखिए कि एक छोटी सी बीमारी उसके सही वक्त पर इलाज न होने की वजह से वो एक बड़ी बीमारी बन जाती है। आप देखेंगे दिल्ली के एम्स में चले जाइए, सफदरजंग में चले जाइए, यहाँ पर लोग आकर के सड़कों में रहते हैं और सालों साल रहते हैं, अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। वहाँ कोई उसको गाइड करने वाला नहीं है। उनको एक पर्ची बनानी है और डॉक्टर के पास जाना है, उसके लिए भी उसे कोई आदमी चाहिए। एक छोटी सी चीज़ है कि उन्हें यहाँ आना है, पर्ची बनानी है और डॉक्टर के पास जाना है, वो तक नहीं कर सकते हैं। और जब बीमारी वहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह की सुविधाएं नहीं हैं, तो वो बीमार सही वक्त पर उसका ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है। फिर बाद में बीमारी बढ़ जाती है तो फिर वो दिल्ली, बेंगलोर ऐसे शहरों में आते हैं, फिर यहाँ धक्का खाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि इन चीज़ों पर भी काम होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वहाँ की कि हेल्थ सेक्टर में काम होना चाहिए। तो गाजी जी, आपने यहाँ पर काफ़ी सारे पर्टिकुलर एरियाज़ के बारे में बात किया, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की, पर ऐसी कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो इस यूथ की, सोसाइटी की, कम्युनिटी की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है इस वक्त? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये यूथ्स अगर तरक्की करना चाह रहा है तो आज के दौर में यूथ्स को एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए, बिज़नेस में आना चाहिए। और अगर बिज़नेस में, और आज की यूथ जो है वो अलग हट के भी सोच रही है, बिज़नेस में भी आ भी रही है। अब वो पहले का दौर नहीं रहा कि लोग, अब पापा बोल रहे हैं कि बेटा जैसे भी हो डिग्री हासिल कर लो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बच्चा आप कह रहे हैं नहीं, अब बच्चों के लिए स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा ये जान रहा है कि मेरे हाथ में जो मोबाइल है वो उसमें कंटेंट तैयार करके रील बना करके भी वो पैसा कमा सकता है, तो वो कर रहा है, इन्फ्लुएंसर बन रहा है। तो नए अंदाज में यूथ सोच रहा है। तो बस उसको ये है कि अपॉर्चुनिटीज़, मौके देने की ज़रूरत है, और जो वो नया सोच रहा है उस पर उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और अगर यूथ को हम बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर सपोर्ट करें तो इससे देश भी तरक्की करेगा। अगर आप यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप में सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे? आपका कोई थॉट या आपका कोई प्लान है? देखिए, उसमें यह है कि यूथ को आप तो इंकरेज करो, ठीक है। आप कि कहो कि भाई इसके अलावा भी दुनिया है, जो गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और सिर्फ उसमें आप अपनी रोज़ी रोटी नहीं, बल्कि 10 आदमी को, 20 आदमी को आप अपने अंडर में काम करके उनका भी घर और रोज़गार चला सकते हैं। तो एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, और कुछ छोटे मोटे आइडियाज़ हैं जिसकी जहाँ से वो स्टार्ट कर सके, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। और उसमें कम्युनिटी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो कम्युनिटी के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए, और सोच भी रहे हैं। बट सर, कई लोग होते हैं जिनके पास अच्छे बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्पिरिट रखते हैं अपने अंदर, पर कई सारी बाउंड्रीज़ उन्हें पीछे ले आती हैं। नहीं, अब तो ये है कि अब तो आइडियाज़ की बड़ी कीमत है। लोग आइडियाज़ अपना प्रेजेंट करते हैं लोगों के पास, और उनके पास उससे वो पैसा भी कलेक्ट कर लेते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसे भी हैं, कर रहे हैं, काम तो हो रहा है अब।
और जो 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 हिस्सा नहीं कर पा रहा है उसके लिए? हाँ, उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसी स्कीम्स भी हैं जहाँ पर ये है कि आपका कोई आइडिया है और लग रहा है कि उस पे कुछ किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट भी उस पे सपोर्ट कर रही है। अब कोई आदमी जाके इंग्लैंड में जाके डॉक्टरी कर रहा है तो वो कोई मजबूरी में नहीं कर रहा है, वो चाह रहा है कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें उनको यहाँ नहीं मिल रही हैं। वो मजबूरी में नहीं जा रहा है इंग्लैंड, वो अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाने के लिए वहाँ जा रहा है। कोई जाकर के दुबई में अगर बिज़नेस कर रहा है तो क्योंकि यहाँ उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो दुबई में ज़्यादा बेहतर तरीके से पैसा, उसके पास पैसा है तो पैसा कमा रहा है वो। पर आखिरकार वो इंसान सोर्स तो हमारी कंट्री का है, लेकिन पर वो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए किसी और कंट्री में जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये कि जो हुकूमत, बिल्कुल डायरेक्ट हुकूमत जिम्मेदार है कि आप, मतलब ये है कि आपके यहाँ नए नए आइडियाज़ हैं, लोगों के पास पैसा है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में देख लीजिए, बड़े बड़े लोग जाके दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं ना, पैसे कमा रहे हैं। वहाँ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट एक्सेस नहीं है, ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, तो हर आदमी ये चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी वाइफ सुकून से रहे। अब गाजी जी, मैं आपसे अपना आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगी कि सीमांचल के लिए आपका विजन क्या है और यूथ को आप कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं? देखिए, माय विजन फॉर सीमांचल इज़ वेरी सिंपल। एवरी चाइल्ड शुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, एवरी यंग पर्सन शुड हैव द टूल्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। और जब हम टूल्स की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन, रिसोर्सेज, मेंटोरशिप और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, अगर इन चीज़ों को हमने यूथ को दे दिया तो फिर हमारा इलाका बहुत तरक्की करेगा। एंड द लास्ट वन इज़ एवरी फैमिली शुड लिव विद डिग्निटी। समाज के हर तबका को अगर आपने ये बता दिया कि आप समाज के जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मेजॉरिटी से हो, माइनॉरिटी से हो, हर आदमी को आपने ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि सब लोग इक्वल हैं और बराबर हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस आपने डेवलप कर दिया तो फिर उस समाज को तरक्की याफ्ता होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि यूथ्स को क्या मैसेज देना, तो यूथ के लिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और आखिर में मैं एक ये कहना चाहूँगा भी, यूथ तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। इकबाल ने एक शेर कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में कोई इस्तराब नहीं। इकबाल ये कह रहे हैं कि सुस्ती, काहिली, ठीक है, इन चीज़ों से बाहर निकलो और ऐश वाली जो ज़िंदगी, इससे बाहर निकलो, स्ट्रगल करो, समाज के लिए सोचो। तो मेरा मैसेज है यूथ से कि आप मुल्क का मुस्तकबिल हैं, मुल्क का भविष्य हैं आप। तो आप अगर तरक्की, आप ही से मुल्क की तरक्की होनी है तो आप आगे आएँ। सोसाइटी और समाज के अंदर जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, जिन चीज़ों की कमी है, जहां आप आवाज़ उठा सकते हैं आप आवाज़ उठाइए। आज के आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। अब आप रिसेंटली आप देख लीजिए कि नेपाल में क्या हुआ, कि नेपाल में यूथ्स के साथ जब ज़्यादती हुई तो आखिरकार उन्हें खुद आना पड़ा सामने। हाँ, यूथ्स सामने आया और हुकूमत ही को उखाड़ फेंक दिया। तो यूथ्स बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि नौजवानों ही से मुल्क का मुस्तकबिल है, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। जब नौजवान आगे बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपकी बातों ने हर उस कम्युनिटी को वो रिस्पेक्ट दी है, उन्हें फील कराया है कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, यू आर द पार्ट ऑफ द कंट्री, कि आपकी इन्वॉल्वमेंट उतनी ही ज़रूरी है जितनी इस देश के हर इंसान के लिए। बिल्कुल, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, आज इस कॉन्फिडेंस की कमी है, माफ़ कीजिएगा। ये कॉन्फिडेंस समाज के हर तबका के लोगों को, ये कॉन्फिडेंस अगर कि ये, और जाहिर सी बात, ये कॉन्फिडेंस हुकूमत ही दे सकती है। ये कॉन्फिडेंस अगर आपने दे दिया हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम तबके के लोगों को, ये कॉन्फिडेंस अगर आपने दे दिया कि मुल्क के सारे शहरी बराबर हैं, ये कॉन्फिडेंस अगर आपने दे दिया तो फिर इस मुल्क को तरक्की याफ्ता होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज हमारी जितनी कमियां हैं ना, देख रहे हैं ना, अगर कि हम जहाँ भी जो भी एरिया मतलब सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसकी एक वजह ये भी है कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हम डेवलप नहीं कर पाए। अगर ये कॉन्फिडेंस हुकूमत और कम्युनिटी मिलकर के ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर दे कि मुल्क का हर शहरी बराबर है, जिस तरीके से हर एक के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर इस देश को तरक्की याफ्ता बनने से कोई रोक नहीं सकता। और आपने जैसे कि यहाँ पर बात कर ही दी है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप बिहार के सीमांचल को देंगे तो हर एक कम्युनिटी पे
वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो लोग आगे बढ़ेंगे, अपने राइट्स का सही यूज़ करेंगे। बिल्कुल, और exactly। यूथ जो हमारे उनको यूथ के बिना मोटिवेट कुछ किया, नहीं होना है। यूथ के बिना। मैं एक बात और ऐड कर दूं कि यूथ को नज़रअंदाज करके कोई आज की तारीख में पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। यूथ का पावर समझिए आप, कि यूथ एक एक पोस्ट करके, एक हैशटैग चला करके सरकार को तहस नहस कर देता है। ये तो यूथ को नज़रअंदाज करके आप किसी भी चीज़ में मतलब तरक्की नहीं कर सकते हैं। यूथ आज बहुत माना रखता है, तो यूथ की बात सुनी जानी चाहिए। और यूथ के जो सवाल भी हैं ना, वो जायज़ सवाल हैं, कोई गलत सवाल नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में आएँ, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, यूथ यही चाह रही है। तो अगर पॉलिटिक्स में भी किसी को आगे आना है, मैं पॉलिटिकल लीडर को के लिए भी कहूँगा कि यूथ को नज़रअंदाज करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, वरना फिर यूथ आपको आराम से जीने नहीं देगा। ठीक है, हाँ। तो ये चीज़ है, यूथ को नज़रअंदाज करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। यूथ की बात को सुनी जानी चाहिए और उनकी जो डिमांड्स हैं उस पर काम किया जाना चाहिए। टुडे यू जस्ट नॉट इंस्पायर द यूथ, यू इंस्पायर आवर नेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच।